दोस्तों, आज की कहानी है रोने से ही रस्म की शुरुआत। नाश्ते के बाद मैं पति का टिफिन तैयार कर रही थी कि उन्होंने मना कर दिया। बोले आज ऑफिस नहीं जाऊंगा, छुट्टी लेनी पड़ेगी। मैं बोली छुट्टी लेनी पड़ेगी, ऐसा क्या काम आ गया। पति थोड़ा सा गंभीर होकर बोले तुम दिल की कच्ची हो, इसीलिए तुम्हें रात को नहीं बताया। मेरे पास तुम्हारे भाई का रात को ही फोन आ गया था कि तुम्हारे बसंत चाचा का देहांत हो गया है। सभी घर वाले कुछ देर बाद तुम्हारे साथ उनके अंतिम संस्कार में चलेंगे। बसंत चाचा वो मेरे सगे चाचा नहीं थे, वो मेरे दादा के भाई के लड़के थे। वो पैसे वाले लोग थे, उनके साथ मेरे परिवार का कोई घनिष्ठ संबंध नहीं था। उनके घर हमारा ज़्यादा आना जाना भी नहीं था, उनके साथ ज़्यादा आत्मीयता का रिश्ता नहीं था, इसीलिए मुझे कोई दुख नहीं था। उनकी उम्र हो गई थी, इसीलिए मर गए होंगे। सास और पति को लग रहा था मैं ये खबर सुनकर रोने लग जाऊंगी। वो बार बार मेरे मुंह की तरफ देख रहे थे, इसीलिए मैं चुपचाप अपने कमरे में आकर बैठ गई। पति मेरे पीछे पीछे आए, फिर बोले यार रोशन, ज़्यादा दुखी मत होना, ये इस दुनिया की रीत है। जो आया है वो एक दिन जाएगा, इस परम सत्य को कोई नहीं बदल सकता। तुम हिम्मत रखना, मैं जानता हूँ तुम दिल की कच्ची हो, इसीलिए दुख सहन नहीं कर पाती। मेरी शादी को अभी 6 महीने ही हुए थे। शादी के बाद मेरे मायके में ये पहली मौत थी। मरने वाला इतना करीबी रिश्तेदार नहीं था कि आंखों से आंसू छलक आए। बसंत चाचा अलग थलग रहने वाला इंसान था, फिर भी उनके अंतिम संस्कार में तो जाना ही था। ये रीत तो निभानी ही थी। मेरे लिए सबसे बड़ी समस्या ये थी कि मैं वहाँ जाकर रोऊंगी कैसे। पति मुझे सांत्वना देकर कमरे से बाहर चले गए। इतने में माँ का फोन आ गया। माँ बोली बेटी जल्दी आ जाना, उन्होंने कल शाम को ही प्राण दे दिए थे, इसीलिए ज़्यादा देर तक उनके शरीर को नहीं रख पाएंगे, 11 बजे से पहले उठा लेंगे। मैं धीरे से बोली एक बात बताओ माँ, क्या घर में प्रवेश करते समय मुझे रोना होगा। माँ बोली कैसी बात करती हो, तुम बेटी हो, रोते हुए तो तुम्हें आना ही पड़ेगा। मैं बोली मुझसे नहीं रोया जाएगा माँ। माँ बोली पागल हो गई है क्या, लोग क्या कहेंगे। झूठ मूठ का ही सही रोना तो पड़ेगा बेटी, दुनिया की यही रीत है। बेटियां अंतिम संस्कार के समय रोती हुई आती हैं, अगर ऐसा नहीं करती तो लोग बातें बनाते हैं। तुम्हारे साथ तुम्हारी सास और जेठानी भी आएंगी, अगर रोगी नहीं तो मायके और ससुराल दोनों जगह लोग बातें बनाएंगे। मैं बोली लेकिन माँ मेरे आंसू कैसे निकलेंगे। बसंत चाचा से कौन सा नज़दीक का रिश्ता था हमारा, उन्होंने हमेशा हमारा बुरा ही सोचा था। मुसीबत में हमेशा दुश्मनों के साथ खड़े नजर आए थे, ऐसे इंसान के लिए आंसू कैसे निकालूंगी। माँ बोली बेटा, इंसान के गुजर जाने के बाद सारी शिकायतें खत्म हो जाती हैं, सब कुछ भूलकर समाज के रीति रिवाज निभाने पड़ते हैं। तू थोड़ा सा घूंघट निकाल लेना, फिर किसी को पता नहीं चलेगा असल में रो रही हो या नहीं। माँ ने बहुत सारी हिदायतें देकर फोन काट दिया था, मगर मैं तो ससुराल में थी, घूंघट नहीं निकालती थी, फिर मायके में घूंघट कैसे निकालूंगी। अगर निकाल भी लिया तो रोऊंगी कैसे। मेरे लिए ये जिंदगी की बड़ी परीक्षा थी। समाज की इन बनावटी परंपराओं पर मुझे गुस्सा आ रहा था। अगर रोना नहीं आ रहा फिर ये नाटक क्यों, और ये नाटक भी हम महिलाएं ही क्यों करें। पुरुष तो ऐसे कामों में महिलाओं के पीछे हो जाता है। मर्दों के लिए रोने की कोई पाबंदी नहीं है, रुदाली तो महिलाओं को बनना होता है। झूठ का रो या सचमुच का रोना तो पड़ेगा। हमारे यहाँ कुछ समुदायों में आज भी रुदाली पेशेवर रोने वाली बुलाई जाती है, जो रोने का पैसा लेती है, मगर बाकी के समुदायों में हर महिला को रुदाली बनना पड़ता है। अगर मृतक अजीज हो, करीबी हो, तब तो रोने में कोई परेशानी नहीं होती, मगर बहुत सी जगह झूठ मूठ का रोना पड़ता है। शायद इस तरह की परिस्थितियों से हर महिला को गुजरना पड़ता है। बसंत चाचा के अंतिम संस्कार में शामिल होने के लिए गाड़ी मेरे मायके की तरफ चल पड़ी थी। मुझे जिंदगी में पहली बार रोने का अभिनय करना था, जो मेरे लिए किसी परीक्षा से कम नहीं था। गाड़ी में मेरी सास, जेठानी और एक मोहल्ले की दूसरी औरत भी थी। इनके अलावा पुरुषों में मेरे पति और ससुर थे। मैं चुपचाप एक गठरी सी बनी सीट पर बैठी रही और भगवान से प्रार्थना कर रही थी कि समय पर मुझे
रुला देना ताकि लोगों के मुंह बंद हो जाए, वो मेरे बारे में बातें ना बनाए। मुझे हमेशा अभिनय से डर लगता है, इसी कारण मैंने कॉलेज तक की पढ़ाई में भी कभी भी किसी कार्यक्रम में अभिनय नहीं किया था, मगर आज मुझे रियल जिंदगी में अभिनय करना था, एक ऐसा नाटक जिसका रियल नजर आना बहुत जरूरी था। ज्यों ही गाड़ी बसंत चाचा के घर के सामने रुकी, हम सब नीचे उतर गए। मेरे पति और ससुर हमारे पीछे हो गए। अब हम महिलाओं को आगे चलना था। सास ने होले से मेरा हाथ दबाया, जैसे कह रही हो कि बहू अब स्टार्ट हो जाओ। मैंने भगवान का नाम लिया, आंखें बंद की, बड़ा सा घूंघट चेहरे पर निकाला, फिर दहाड़ते मार मार कर रोने लगी। शुरू में मुझे लगा जैसे मैं नाटक कर रही हूँ, मगर मेरे रोने का असर आसपास के लोगों पर देखकर मुझे लगा सब कुछ रियल लग रहा है। वहाँ अंतिम संस्कार में आए लोगों में से एक ने तो कह दिया था कि शायद बेटी आई है। सबसे ज़्यादा दुख इस बेटियों को ही होता है, ये खुद भी रोती हैं और दूसरों की भी रुलाती हैं। ये शब्द मेरे कानों में पड़े तो मेरा रोना और बढ़ गया था। आंसू आंखों से बाहर निकल आए थे, चेहरा पूरी तरह रुलाई से ढल गया था। मैंने घूंघट हटा दिया था। रोते हुए दहाड़ते मारते हुए मैं आगे बढ़ रही थी। मुझे मेरी सास और जेठानी ने दोनों तरफ से पकड़ रखा था। रोते रोते मेरी नज़र अपने भोले भाले पति पर पड़ी। बेचारा वह भी मुझे रोते देखकर रो पड़ा था। रुमाल से आंखें पोंछ रहा था। जब तक मैं अंदर आंगन तक पहुंची तब तक मेरी रुलाई नाटक से हकीकत में बदल चुकी थी, क्योंकि आंगन में सभी अपने थे। मेरा परिवार भी वहां मौजूद था। माँ तो मेरे नज़दीक आकर मुझे ढाढ़स बढ़ाने लगी थी कि बेटी रो मत, रोने से जाने वाले लौट नहीं आते। इसके बाद सभी ने मुझे बहलाया, अब तो चुप हो जा बेटी कहते हुए मुझे चुप कराया। उस दिन के बाद रोने से मेरा सारा भय निकल चुका था। अब मैं किसी भी जगह रो सकती हूँ। जहाँ मेरा कोई अपना गुजरता है वहाँ तो दिल रोता है, मगर जहाँ आत्मीयता नहीं होती, मरने वाले से दिल का जुड़ाव नहीं होता, वहाँ भी मैं आसानी से रो लेती हूँ। अब तो रोते रोते ये भी पता नहीं चलता कि नाटक कर रही हूँ या रियल में रो रही हूँ। रोना औरतों के हिस्से में आया है, शायद इसीलिए कि औरत का दिल कोमल होता है, या फिर शायद रोते रोते औरत का दिल कालांतर में कोमल होता है। कुछ तो दुखों ने रुलाया होगा, कुछ परंपराओं ने रुला दिया, और इस तरह हर औरत रुदाली बन गई, जिसे पुरुष रोने के लिए आगे कर देता है और खुद उसके पीछे हो जाता है। औरत माँ है, बेटी है, बहन है, गृहिणी है, उसके बहुत सारे रूप हैं। इन्हीं रूपों में से एक रूप रुदाली का भी है। वह रस्मों को निभाने के लिए भी रोती है। उसी के रोने से ये रस्में चल रही हैं। जिस दिन औरत पुरुष की तरह कठोर हो जाएगी, उस दिन रस्में भी फीकी पड़ जाएंगी। दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी? कमेंट बॉक्स में अपनी अपनी राय जरूर लिखें। धन्यवाद।